जय हिंद। अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें हम लोग यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इसी में हम लोग क्लास 4 हमारा ईवीएस का लेसन 8 पौधे के भाग एवं उनके कार्य को देखेंगे। और आप अपने साथ पेन और पेंसिल ज़रूर लेके बैठिएगा ताकि नोट्स बनाते हुए चलें हम लोग, यानी कि अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठिएगा ताकि यहाँ से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी उसको हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पौधे के भाग एवं उनके कार्य हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी केवल उसको ही हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और आप उसको ज़रूर नोट करते हुए जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधे के जो कुछ भाग होते हैं, पौधे के जो अधिकांश भाग होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मिट्टी के बाहर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो भाग होते हैं वो मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जड़ के कार्य क्या होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसकी किस प्रकार की रचना होती है। तो पहले यहाँ पे आप फिगर में देख लीजिए जड़ कैसा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है पूरा, ये जो है ये जड़ ही है, ठीक है ना। तो जड़ कैसा होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जड़ कैसा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो जड़ किसे कहते हैं, भूमि के नीचे पाई जाती है। इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जैसे मूलरूम कहते हैं, यानी कि जड़ में मूलरूम पाया जाएगा। ठीक है, जड़ में क्या पाया जाएगा, मूलरूम पाया जाएगा। फिर उसके बाद और आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए इधर कुछ खास नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है। यहाँ पे देखिए, मूल रोम द्वारा ये मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। ये जड़ के मुख्य कार्य हैं। अगर हम बात करें कि जड़ के मुख्य कार्य क्या हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जड़ के कार्य, जैसे कि यहाँ से देखिए हम लोग का पॉइंट अगर हम लोग कहें तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा और उसी के सब पॉइंट में होगा ये भी कि जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा जड़ पौधे को भूमि में जमाए रखती हैं। ठीक है, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जड़ कैसा होता है, ये इसे बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है वो मूलरोम है। ठीक है, ये जो इस तरीके से निकला हुआ है ऐसा छोटा छोटा, ये मूलरोम है। इसी की सहायता से ये लोग पानी वगैरह अवशोषित करती हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि मुख्य जड़ें, कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो भोजन को संचित करके इकट्ठा करके फूल जाती हैं और उनका उपयोग हम किसी और रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करने लगते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गाजर, शलजम, मूली आदि पौधे में खाया जाने वाला भाग इनकी जड़ होती है। यानी कि गाजर, शलजम, मूली ये सब का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो जड़ खाते हैं। और अगर हम बात करें कि ज़मीन के अंदर तो आलू भी होता है, अदरक भी होता है, हल्दी भी होता है, तो क्या ये भी जड़ है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा क्या कि अभी हम लोग अगर इसको देखें यहाँ पे तो इस तरीके से मूल रोम उसमें होना चाहिए, इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आलू कैसा होता है, इस टाइप से गोल टाइप का होता है, उसमें तो मूल रोम नहीं निकला होता है। और अदरक की बात करें तो वो भी इसी टाइप का होता है। तो यानी कि जिसमें मूल रोम निकला रहेगा इस तरीके से वही जड़ होगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए यहाँ पे कि जड़ क्या क्या होता है और जड़ का क्या, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका हम जड़ खाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है गाजर, शलजम, मूली। और फिर उसके बाद अगर हम इसमें और आगे चलें तो कुछ जड़ें जो होती हैं वो सहारा देने का भी कार्य करती हैं। देखिए यहाँ पे पहले ये दिया हुआ है शलजम, मूली, गाजर, इनका देखिए किस तरीके से ऐसे निकला हुआ है नीचे। ठीक है, और अगर हम आलू की बात करें तो आलू में इस तरीके से कुछ तो निकला नहीं रहता है, अदरक में भी नहीं, हल्दी में भी नहीं, तो इसलिए हम लोग उसका तना खाते हैं और इन सभी चीज़ों का जड़ खाते हैं, शलजम और मूली, गाजर। तो देखिए यहाँ पे एक तो हो गया कि जड़ों को हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, और एक हो गया कि जड़ जो होता है वो सहारा देने का भी कार्य करता है। तो सहारा देने का कार्य कैसे करता है, देखिए यहाँ पे बरगद के पेड़ को आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है बरगद का पेड़। ये देखिए बरगद के पेड़ में जो इस तरीके से लटकी हुई होती हैं, क्या होती हैं, वो उसकी जड़ें ही होती हैं। ठीक है, और मनी प्लांट का भी पौधा देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें भी जैसे ये तना है उसका, तो जगह जगह से इस तरीके से जड़ें निकली हुई होती हैं। तो क्या है, वो उसकी जड़ें ही हैं। और कौन सी जड़ें हैं, तो सहारा देने वाली जड़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जड़ का क्या क्या यूज है। अब हम लोग देखते हैं तना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो तना क्या है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से हम लोग जड़ के लिए 3-4 पॉइंट जो था उसको हम लोग नोट कर लिए होंगे, और नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि आगे चल के हमारे पास एक नोट्स भी बन जाए, ताकि रिवीजन करने के लिए एक हेल्प मिले
कभी भी रिवीजन करना हो तो उसको उठा करके रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तना क्या है, तना जमीन के ऊपर पाया जाने वाला पौधे का मुख्य भाग होता है। अगर हम बात करें तने की तो तना क्या है, मुख्य भाग है। कहाँ पे पाया जाता है, तो जमीन के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद तने से शाखाएं निकली होती हैं, पत्तियाँ, फल एवं फल फूल ये सब कहाँ से निकलता है, तो तने से ही निकलता है, ठीक है। अब तने का यहाँ पे हम लोग मुख्य कार्य देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के रूप में नोट कर सकते हैं ये सब। तो देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, वहाँ पे 3 पॉइंट था, ये 4 पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं इसको। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। अगर सीधे खड़े रखने का कार्य कौन करता है, तो तना करता है। पौधे की शाखाओं को सहारा प्रदान करता है। जड़ द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्वों को पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। अगर हम तना की बात करें तो पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है कौन, तना ही करता है, ठीक है। किस चीज़ों को, तो पोषक तत्वों को और जल को। फिर पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। भोजन को भी विभिन्न भागों तक, पत्तियों के विभिन्न भागों तक, पत्तियों के बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, कौन, तना। तो तना भोजन पहुंचाने का भी कार्य कर लेता है और पेड़ को सहायता प्रदान करता है खड़े रहने में। तो ये सब सारी जो पॉइंट है उसको नोट करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे तने का ये दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर तने को आवर्धक लेंस में देखें हम लोग तो उसमें छोटे छोटे नलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे कि वो भोजन को और पोषक तत्वों को ले आने का कार्य करता है। फिर उसके बाद देखिए तने का यहाँ तक तो हो गया। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला चीज़ कि कुछ पौधों में तने से निकली शाखाएं भूमि के अंदर धंस जाती हैं। भोजन संचित कर ये शाखाएं सिरों पर फूल जाती हैं। इन्हें भोजन संचित करने वाली भूमिगत तने कहते हैं, जैसे आलू, अदरक, हल्दी आदि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों को नोट करने के लिए हो जाएगा वो देखिए यहाँ पे है कि भूमिगत तने जो होती हैं आलू, अदरक, हल्दी की, यानी कि आलू, अदरक, हल्दी का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तना खाते हैं। कौन सा तना, भूमिगत तना, क्योंकि ये भी ज़मीन के अंदर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जड़ होगा, लेकिन नहीं, अभी हम लोगों ने देखा क्या कि जड़ में इस तरीके से निकला होना चाहिए मूल रोम, लेकिन इनमें आलू, अदरक, हल्दी में मूल रोम नहीं निकला होता है। तो ये क्या है, तना है, और कौन सा, भूमिगत तना है। तो हम लोग आलू, अदरक, हल्दी का क्या खाते हैं, तो तना खाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको ज़रूर नोट करें। आगे चलते हैं, पत्ती की बात कर लेते हैं। पत्ती, उसमें पत्ती भी, लीफ जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए पत्तियाँ किस रंग की होती हैं, अधिकांश पौधों की पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। किस रंग की, हरे रंग की होती हैं। और ये भी क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। पत्ती एक महत्वपूर्ण भाग है किसी भी पौधे का, पत्ती, क्योंकि पत्ती ये की क्या है, रसोई घर है। किसी भी पेड़ की पत्ती जो है वो रसोई घर है, क्योंकि भोजन बनाने का कार्य पत्तियां ही करती हैं। तो देखिए पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करें, अगला पॉइंट। फिर उसके बाद देखिए अब इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि ये पत्ती दी हुई है एक, यहाँ पे ये एक पत्ती दी हुई है। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है इसमें, पत्तियों में पर्णफलक, ठीक है। पर्णफलक क्या होता है, तो ये जो पूरा पार्ट है पत्ती का, ये वाला जो पूरा चपटा वाला पार्ट है, ये क्या है, पर्णफलक है, ठीक। पर्णफलक होता है। और ये ग्रीन क्यों होता है, ये पत्ती ग्रीन क्यों है, क्लोरोफिल के कारण। फिर उसके बाद क्या होता है, पर्णफलक होता है, इसके दोनों सतहों पर ऊपरी तथा निचली, इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस पे जो है पत्ती के पर्णफलक पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो पर्णरंध्र यानी कि एक पत्ती में क्या क्या है, पर्णफलक है, पर्णरंध्र है यहाँ पे। तो इसमें इसका क्या यूज होगा, ये भी अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पर्णरंध्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा संख्या में होता है और पत्तियों के पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान करने में काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पत्ती के कार्य हम लोग देख लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करें। पत्ती के कौन कौन से कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन की क्रिया। जो पर्णरंध्र होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पर्णरंध्र किस तरीके का है, छोटा छोटा इस तरीके का बिंदु है उस पर। तो पर्णरंध्र के ही सहायता से वाष्पोत्सर्जन भी होता है, श्वसन क्रिया भी होगा, और क्लोरोफिल के सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। यहाँ पे क्लियर है।
ये जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम के बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर नोट करिए। और इसमें एक एक पॉइंट हम लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये क्या होती है। तो इसमें देखिए हरी पत्तियाँ जो होती हैं वो भोजन बनाने का कार्य करती हैं, लेकिन भोजन कब बनाएंगी? अच्छा पत्ती, इसीलिए पत्तियों को क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने देखा। फिर क्या है, पत्तियाँ जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये नहीं कि कभी भी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हमेशा नहीं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या चाहिए होगा? जल चाहिए होगा, क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियाँ हरी होती हैं, ये तो पता ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की सहायता से वो लोग भोजन बनाएंगी, इतनी चीज़ें इनको ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये जड़ जो अवशोषित करता है जल, वो तने क्या करते हैं? पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार भोजन बन जाता है सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें हो जाएंगी, इसको नोट ज़रूर करें। फिर उसके बाद अच्छा इस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, ये तो पता ही है आप लोगों को। और यह क्रिया केवल दिन में होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश केवल दिन में मिलता है, इसीलिए यह क्रिया केवल दिन में होगी। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और पर्णरंध्र, अभी हम लोगों ने देखा क्या, पर्णरंध्र जो था, यानी कोई एक लीफ थी, उस पर जो छोटे छोटे बिंदु थे उसी को पर्णरंध्र कहते हैं। ठीक है, और पर्णरंध्र क्या होते हैं? इन्हीं की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, पर्णरंध्र उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पर्णरंध्र हो गया, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, पर्णरंध्र उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेते हैं और सूर्य के प्रकाश में जल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज करते हैं। हम लोगों ने इस चीज़ को पहले भी क्लास 3 में भी इस चीज़ को हम लोग देख चुके थे, और इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है। तो इसके आगे चलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ये तो कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद देखिए श्वसन, वही चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेंगे, और फिर रात में यही क्रिया उल्टी हो जाती है। रात के समय में ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि रात के समय में हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, फूल है, फल है, बीज है, फिर यही सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये फूल के भाग, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट करिए, और ये हम लोग का अगला पॉइंट हो जाएगा। ये सब हम लोग का अगला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट करें, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, और बाद में हम लोग को फिर से इसको रिवीजन करने के भी काम आएगा अगर नोट किए रहेंगे तो। यहाँ पे देखिए फूल के भाग दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से फूलों के कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 3 और एक नेक्स्ट। तो बाह्य दल, पहला होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दल, तीसरा होता है पुंकेसर। ठीक है, और लास्ट होता है चौथा स्त्री केसर। ठीक है, लास्ट होता है स्त्री केसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए स्त्री केसर लास्ट, ये 4th। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बाह्य दल है, इसमें देखिए फिगर में देखते हैं, हम लोग फिगर से समझते चलेंगे। बाह्य दल कौन सा है? तो ये देखिए, जब हम लोग कोई एक फ्लावर लेते हैं तो उसके किनारे किनारे ग्रीन वाला जो लगा होता है वो बाह्य दल होता है। फिर उसके बाद जो उसकी पंखुड़ी होती है, जिसको देख करके हमें पता चलता है कि ये किस कलर का फूल है, तो वो होता है दल या पंखुड़ी। उसे हम लोग दल या पंखुड़ी भी कहते हैं। इसी को देख करके पता चलता है कि फूल किस कलर का है, और ये फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। अगर आपको ये पेज पूरा पढ़ना है पूरे चैप्टर का, तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है किसको, उसको केवल हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर पुंकेसर क्या, स्त्री केसर क्या होता है? तो जो बीच वाली, सबसे बीच में जो निकली हुई होती है उसको हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, और स्त्री केसर के ही नीचे अंडाशय होता है, वो भी स्त्री केसर का ही भाग होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
कि मतलब स्त्री केसर में कितने पार्ट होते हैं, पुंकेसर में कितने पार्ट होते हैं। अभी फ़िलहाल में फूल के ही पार्ट बताया गया है कि फूल में कितने भाग होते हैं। तो फूल में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, स्त्री केसर, पुंकेसर। पुंकेसर कौन सा होता है, तो जो उसके बगल में होता है, तंतु इस तरीके से निकले हुए होते हैं, वो पुंकेसर होते हैं। इसी से पराग कण जो है वो निकल करके स्त्री केसर पे जाता है, वर्तिकाग्र पे, और फिर उसके बाद अंडाशय में जाता है और इस तरीके से फिर बीज बनता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल में हम लोग फ्लावर के पार्ट देख लिए। तो किसी भी फूल के 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सा होता है, बाह्यदल, दल, स्त्री केसर, पुंकेसर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही है कि फिर उसके बाद जब बन जाता है, फूल जब खिल जाता है, तो फिर स्त्री केसर पे वही पुंकेसर से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पे गिरता है और फिर अंडाशय में जा करके उसका निषेचन होता है, फिर बीज बन जाता है और उसी तरीके से फिर बीज बनता है और इसी टाइप से फल भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आम का फल है और ये मटर का फल है। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधों में भी अनुकूलन होता है, जैसे कि हम लोग पिछले वाले क्लास में देखे थे कि जीवों में अनुकूलन, उसी तरीके से पौधों में भी अनुकूलन होता है। तो कुछ पौधे होते हैं जो मरुस्थलीय होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो जलीय होते हैं, कुछ होते हैं जो स्थलीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को तो पता ही है कि आम, बरगद, सरसों, गुड़हल, ये सब क्या है, स्थलीय पेड़ पौधे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, कुछ पर्वतीय भी होते हैं, पर्वत पे पाए जाते हैं। उनकी जो पत्तियाँ होंगी वो नुकीली होंगी, ताकि जो बर्फ़ वगैरह गिरे तो उनकी पत्तियों से सीधे नीचे की ओर चला जाए। और कुछ जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे में जैसे कमल हो गया, कुमुदनी, जलकुंभी, ये सब क्या है, जलीय पौधे हैं। और इसमें क्या होता है, इनके तनों में, इनकी तने यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है। जलीय पौधों में इंपॉर्टेंट क्या है, इसको फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप इसको नया पॉइंट के रूप में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जलीय पौधे। जलीय पौधों में हम लोग देख सकते हैं कि कमल, कुमुदनी व जलकुंभी, ये सब पौधे जलीय पौधे होते हैं। और इनकी विशेषता होती है कि इनके तने जो होते हैं लंबे, पतले, मुलायम व हल्के होते हैं। इनमें वायु भरी होती है। ठीक है, और ये लोग क्या होते हैं, पतले और मुलायम होते हैं। तो देखिए पत्तियाँ जो हैं वो, इनकी पत्तियाँ और तने ये सब क्या होते हैं, हल्के होते हैं। इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो भी मुलायम होती हैं, हल्की होती हैं और मुलायम होती हैं। ठीक है, और इनकी पत्तियों पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी पत्तियों पे मोम जैसी चिकनी कोई पदार्थ लगी होती है, जिसकी वजह से ये पानी में सड़ते नहीं हैं। अगर हम नॉर्मली किसी और पेड़ पौधों की पत्तियों को डाल दें जो जलीय ना हो तो वो जल्दी सड़ जाएंगे, लेकिन जो जलीय पेड़ पौधे होते हैं इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो सड़ती नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सतह पर मोम जैसी कुछ लगी हुई होती है, चिकनी पदार्थ। ठीक है, तो वहाँ से 2 पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं मरुस्थलीय पौधे। तो मरुस्थलीय पौधों में आप लोग को तो पता ही है कि नागफनी, सतावर, ये सब मरुस्थलीय पौधे होते हैं और इनकी पत्तियाँ कटीली हो जाती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो पाए, पर्णरंध्र इनके कम छोटे छोटे हो जाएं और इनका जल जो है वो वाष्पीकृत ना हो पाए और इनको जल की ज़्यादा आवश्यकता ना हो। इसी वजह से इनकी जो पत्तियाँ हैं वो कटीली हो जाती हैं, उसको हम लोग सोचते हैं कि ये काटा है। तो यहाँ पे देखिए, और फिर उसके बाद पर्वतीय पौधे। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि ये पौधे क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट में, पर्वतीय पौधों को सदाबहार वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं, इन्हें सदाबहार वृक्ष भी कहते हैं। जैसे चीड़, देवदार, ये सब क्या है, सदाबहार। और इन वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। क्यों? क्योंकि शंक्वाकार होने का रीज़न ये है कि बर्फ़ वगैरह हमेशा गिरते रहते हैं, तो जब इनकी आकृति शंक्वाकार होगी तो बर्फ़ ढलान से तुरंत ही गिर जाएगा। इनकी पत्तियां भी उसी आकार की होती हैं, तो जो है कि बर्फ़ तुरंत से गिर जाएगा, इसीलिए इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं और वृक्ष की आकृति कैसी होती है, शंक्वाकार होती है। ठीक है, और रीज़न यही है कि बर्फ़ इन पर रुके नहीं और आराम से नीचे गिर जाए। आगे चलते हैं। ये देखिए हम लोगों ने अब चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर काफ़ी लंबा था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से हम लोगों ने बहुत काफ़ी चीज़ें नोट की होंगी ताकि एग्ज़ाम में ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल रहे। और ये चैप्टर बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग 3 क्वेश्चंस कर लेंगे अपना, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आप ज़रूर नोट्स बनाइए ताकि नोट्स हमारे पास तैयार होता चले। क्लास 3 का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो क्लास 3 का नोट्स आप लोग के पास होगा, ऐसा मुझे
उम्मीद है। और क्लास 4 का भी अब चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है, तो क्लास 4 का भी आप लोग के पास एक पूरा नोट्स बन जाएगा अगर आप डेली का डेली नोट्स बनाते होंगे तब। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी क्रोमोफिल, ऑप्शन सी स्टोमेटा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अदरक का हम कौन सा भाग प्रयोग करते हैं? अदरक का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्तियाँ, ऑप्शन डी फल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हम किन पौधों के समूह के जड़ का प्रयोग खाने में करते हैं? यानी कि यहाँ पे कुछ समूह दिया हुआ है पौधों का, उनमें कौन सा समूह सही है जिनके जड़ों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है गाजर, मूली, आलू, ऑप्शन बी है अदरक, गाजर, शलजम, ऑप्शन सी है मूली, गाजर, शलजम, ऑप्शन डी है अदरक, आलू, हल्दी। तो हम लोगों को पता है कि जड़ किनका जड़ हम प्रयोग करते हैं? जिनमें मूल रोम निकले हुए होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आलू में तो निकले नहीं होते हैं, आलू का तो तना खाते हैं। और इसमें भी अदरक है तो अदरक का भी हम लोग तना खाते हैं। और इसमें हल्दी है, हल्दी, अदरक, आलू, इसमें तो तीनों का तना खाते हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है? जड़ का प्रयोग हम खाने में करते हैं। तो मूली, गाजर, शलजम, ये तीनों का हम लोग जड़ प्रयोग करते हैं खाने में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जो 3 क्वेश्चन हमारे होते हैं। और हम लोगों ने लेसन 8 भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग नोट्स तो बनाते ही होंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और अब हम लोग जो अगला चैप्टर होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपना सुझाव ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।